जय श्री राम बच्चों। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, मतलब बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, इस बार वापस डिसकंटिन्यूटी बहुत बड़ी वाली आ गई थी, तो डिसकंटिन्यूटी को हटाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। पीएनसी का लास्ट वीडियो है ये। और ये टॉपिक वैसे तो आप देखोगे ज्यादा जेई के टीचर्स पढ़ाते नहीं है, जेई में ही ज्यादा आता नहीं है, एक आधी बार आया है। ओलंपियाड में तो बहुत फेवरेट है ये। इस साल के आईक्यूएम में नहीं आया तो तुम बचे जाए। टॉपिक का नाम है रिकर्शंस। तो रिकर्शंस का यूज बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, आप काउंटिंग में भी कर सकते हो ना। ये आप बेसिकली तीसरी बार रिकर्शंस पढ़ रहे हो। आपने पहली बार पढ़ा था न्यूटन सम में, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम पुरानी चीजें रिवाइज करते हुए चल रहे हो। तुमने सबसे पहले न्यूटन सम में पढ़ा था, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा था। देन वी सॉ दिस सेम स्टफ इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने थोड़ा बहुत रिकर्शंस देखा था। और अब ये हम आज चौथी बार पढ़ने जा रहे हैं पीएनसी, राइट। तो रिकर्शन से एप्लीकेशन आती है ना, तो आई थिंक मुझे तुम्हें सॉल्व करना नहीं सिखाना पड़ेगा। वो एसएनएस में सीक्वेंस एंड सीरीज में पूरी एक लेक्चर है, 2 वीडियोस है, हाउ टू सॉल्व रिकर्शंस। हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई रिकर्शन ऑन काउंटिंग, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ये समझ में आना कि रिकर्शन लग भी रहा है या नहीं लग रहा है प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, जब प्रॉब्लम जब मेरा जो प्रॉब्लम है ना, वो रिपीट करता है, रिपीट द स्ट्रक्चर, ये वर्ड अपने, ये लाइन अपने दिमाग में डाल लो तो तुम रिकर्शन की कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। रिपीट द स्ट्रक्चर, जब भी कोई प्रॉब्लम स्ट्रक्चर रिपीट करती है तो रिकर्शन लगता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो, जैसे एक खाली प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उसमें मान लो मुझे एन टाइल्स डालनी है। ठीक है, एन टाइल्स डालनी है। ठीक है, ये रिकर्सिव काम ही तो हुआ, बार बार कर रहा हूं मैं सेम काम, बार बार करूंगा मैं सेम काम। कैसे समझना, मैंने लेट से 8 टाइल डाल दी। ठीक है, अब ये जो 8 टाइल डाल दी, ये खुद भी तो एक प्लेटफॉर्म बनेगा, ये खुद भी एक प्लेटफॉर्म बनेगा अपने ऊपर दूसरी टाइल रखवाने के लिए। तो इससे ऊपर आएगी दूसरी टाइल, फिर ये खुद एक प्लेटफॉर्म बनेगा, इसके ऊपर आएगी तीसरी टाइल, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती जाएगी। समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम में जब रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज नोन एज रिकर्शंस। ठीक है, तो इस चीज से हम एक्सप्लोर करते हैं पीएनसी के सवाल करते टाइम, ये ना। तो आपको बहुत ऐसे सवाल देखेंगे जो तुम्हें लगेगा कि टफ है, बट जब तुम उनको स्केच कर लोगे या उन्हें थोड़ा अपने माइंड में विजुलाइज करोगे, तो यू विल सी एक टाइम के बाद दे हैव स्टार्टेड रिपीटिंग द सब स्ट्रक्चर। तो आई थिंक जेई एडवांस में ये इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। मतलब ऑब्वियसली ओलंपियाड में चला आ रहा है, उसे हटा दो, मैं आईआईटी के सीन में बोल रहा हूँ। तो एडवांस में मुझे एक सवाल याद है जो एक्सप्लिसिटली रिकर्शन रिलेशन ही उनने पूछा था काउंटिंग का। तो तब से जो है चालू हो गया था एडवांस में, and वो इजी था, है ना। आप ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं तुम्हें ऑप्शंस दे दूं तो तुम एन की बेसिक वैल्यू 1 2 3 रख के, या जो भी वैल्यू के लिए वो नॉन नेगेटिव रह जाए ना, वो डाल के तुम पुटिंग करते हो। दैट इज व्हाट यू डू, है ना, जेई के टाइम। नो डाउट मैंने भी जब पहली बार किया था वो सवाल, मैंने वैसे ही सॉल्व किया था, उससे बाद मैंने टॉपिक पढ़ा था। तो एक तो वो तरीका हो गया, बट अगर मैंने तुम्हें डेसिमल टाइप में ये सवाल दे दिया, वही सेम सवाल मैंने डेसिमल टाइप में देके तुमसे नंबर के लिए वैल्यू पूछ लिया, तो देन यू शुड नो द मेथड। फिर तो तुम्हारे पास एक चॉइस ही नहीं है। और जेई मेंस तुम देख ही रहे हो पैटर्न क्या चल रहा है, मेंस ओलंपियाड दे रहा है, खुल के दे रहा है। So we need to understand how to solve the recursion based problem. I think ये इजी सी प्रॉब्लम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है ना। तो इसमें आप एक तरह से सोच सकते हो कि इंडक्टिव थॉट, इंडक्शन के जो थॉट्स होते हैं ना, वो भी आप लगा सकते हो। उस टाइप से भी अगर आप सोच पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। तो विल सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। तो लेट्स से मेरे पास एक सेट है,
1 2 3 से लेके n तक, ठीक है। और मैंने बोला an इज नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ वेज नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S, और जैसे सबसेट्स नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है। non-empty subsets of S such that no two consecutive number are in the same set. No two consecutive numbers are in same set. ठीक है, ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है। अब तुम्हें इनिशियली तो ये सवाल देख के, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, है ना, ये रिकर्शन का है, ऐसा समझना बहुत मुश्किल है ना। तुम्हें इसमें बेसिकली कुछ भी फाइंड आउट करवा सकते हैं, an फाइंड आउट करवा दिया, a5 a6 कुछ एक वैल्यू फाइंड करवा दिया ना, जो भी फिजिबल वैल्यू हो निकालने के हिसाब से। तो हाउ वुड यू अप्रोच द प्रॉब्लम, है ना, सबसे पहले ये चीज आती है। तो जब भी ये n के टाइप में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो बेस्ट मेथड होता है स्टार्ट करो n की स्मॉल वैल्यूज से लेके, और फिर सी तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो ना n की वैल्यू 4 रखी, तो बना 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट ऑफ एस सच दैट नो टू नॉन एम्प्टी, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है ना, नॉन एम्प्टी। अगर मैं नॉन एम्प्टी नहीं बोलता तो 5 भी एक आंसर हो जाता हमेशा, बट 5 नहीं है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस सच दैट नो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर इन सेम सेट। तो इससे लिए यार मैंने बोला सबसे पहले तो नो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, मतलब मैं सिंगल सिंगल के ही ले लूं, तो ये तो मेरा ऑलवेज आएंगे, ये तो मेरा ऑलवेज आएंगे। फिर मैंने बोला मैंने 1 3 ले लिया, मैंने 2 2 के पेयर्स में लिए, 1 4 ले लिया, 2 4 ले लिया, ये भी मेरा सही है। फिर मैंने बोला 3 3 के पेयर में तो मैं ले ही नहीं सकता, तो यही तो मेरे पास ही पॉसिबिलिटी बनी। सही बात, सही बात। तो मैंने देखा या तो मैं एक एक के सिंगल सिंगल एलिमेंट लूं, मैं 2 एलिमेंट लूं। अब मान लो मैंने n की वैल्यू 5 रद्दी होती, n की वैल्यू 5 रद्दी होती, तो मेरे पास 3 की भी पॉसिबिलिटी थी, राइट, 1 3 5। अब मैंने कहा यार n इक्वल टू 5 में ये n इक्वल टू 4 के तो सारे सोल्यूशन है भाई, 1 2 3 4 तक तो है ही ना, तो ये तो सारे उठ के आएंगे। अब बस 5 के साथ जो भी नए बन सकते हैं वो मुझे और जोड़ने हैं। मतलब 1 2 3 4 ये तो मैं पहले ही निकाल रहा हूँ, ये तो मैं पहले ही काउंट कर रहा हूँ, ये रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर है। ऐसे में बोल सकता है यार 1 2 3 4 के लिए मेरा 1 2 3 इसकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये तुम बेसिकली ऐसा ले लो एक मॉलिक्यूल, और तुम उससे एटम्स निकाल रहे हो, तो 1 2 3 4 का एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया 1 2 3, ये अभी भी डिविजिबल है ना। इसलिए तुम बोल सकते हो 1 2 इसकी फंडामेंटल यूनिट थी, उसमें 3 डाला, इसकी भी फंडामेंटल यूनिट आ गई 1, इससे कम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉब्लम में दे रखा है नॉन एम्प्टी, तो अगर मैंने नॉन एम्प्टी दे रखा है तो तुम सिंगल एलिमेंट से नीचे नहीं जा सकते। तो दिस इज द वेरी बेसिक एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, इससे कम मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि 1 2 3 से लेके n-1 n में इतना पार्ट मेरा जो है रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर है, इतना पार्ट मेरा रिपीटिंग हो रहा है ना, ये पार्ट मेरा हमेशा बन रहा है। जैसे अपन ने n फैक्टोरियल के लिए देखा था ना, 1 2 3 से लेके n-1 n, ये पार्ट भी तो इसी का ही एक सब स्ट्रक्चर है, और क्या है। सही बात थी ना, तभी तो हमने बोला यार an में क्या हो रहा है, ये पार्ट, अगर ये पार्ट में an बोल रहा हूँ तो इस पार्ट में an-1 ही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, इनटू में। यही था n फैक्टोरियल, और कुछ तो था ही नहीं। तो 1 2 3 n-1 n में जो ये वाला काउंटिंग है, ये तो आएगा ही आएगा, और उससे साथ n बस अलग से आ जाएगा, तो दैट इज द रिकर्शन हियर। तो अगर मुझे an के लिए नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं,
तो सबसे पहले तो an-1 वाले तो आएंगे ही आएंगे, उससे बाद कुछ भी आएगा। गेट इन माय पॉइंट। अब उससे बाद कैसे आएगा वो मुझे सोचना है। तो चलो ठीक है, an-1 तो मैंने लिख दिया। अब मैंने n इंट्रोड्यूस कर दिया अपने मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल n-1 एटम्स था, मैंने एक नया एटम डाल दिया। नया एटम डाला है तो 1 2 3 से लेके n तक हो गया। अब मुझे सोचना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो भाई n, अब अब मुझे बेसिकली सिर्फ इतना कंसीडर करना है कि n कितनों के साथ बना सकता है कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मानते हो मेरी बात, n के किसी भी सबसेट में 1 नहीं आएगा और n-1 नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में जाऊंगा तो n और 1 कॉन्सेक्यूटिव ही है ना एक तरह से। तो n और 1 नहीं आएंगे और n के लिए n-1 नहीं आएगा। तो an-1 एंड देन, तो दो एलिमेंट हटा दो, 1 और n-1, कितने का सेट बचा? n-2 एलिमेंट्स। तो उससे नंबर ऑफ वेज तो an-2 ही हो जाएंगे, सिर्फ n आ गया है अब, है ना, उतने ही लोग है, n-2 लोग है, बस नंबर अलग है। प्लस अब तुम देखो, हमने एक फैक्ट अभी भी काउंट नहीं किया कि एक सिंगल एलिमेंट भी आंसर हो सकता था, तो उससे हमने +1 इधर और एक लिख लिया। ठीक है, +1 हमने और लिख लिया। तो an के लिए मैं बोल सकता हूँ कि दिस विल बिकम द रिलेशन an-1 प्लस an-2 प्लस 1। इसे सॉल्व करने का मेथड तो क्या तुम्हें आता ही है। दिस कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये +1 हटा दोगे तुम सॉल्व करते टाइम, है ना, दिस इज द नॉन होमोजेनियस पार्ट। ठीक है, हालांकि ये तुमसे सॉल्व करने का नहीं मांगा जाएगा जेई लेवल पर, तुमसे मैक्सिमम ये रिलेशन पूछाएगा, बिकॉज दिस इज नॉन होमोजेनियस रिकरेंस, ये नहीं आएगा तुमको। इसमें जो कांस्टेंट वाला पार्ट डाल दिया, दिस विल नॉट बी इन योर एग्जाम, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। मैं आई होप मुझे समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमने रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर जो है वो लिया है। अब इसमें भी यार, है ना, रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर लिया। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर, है ना। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 जो मैं तुम्हें कराता हूँ, लेट्स सी अ बिट इजी वन, ये वाली देते ना। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक जैसा टफ वर्जन तुम्हारे IITM में पिछले साल आया था, या यही आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दिस प्रॉब्लम इज अगेन फ्रॉम अ वेरी फेमस बुक ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। तो कहता है कि मान लो तुम्हारे पास मैंने 2x n की ग्रिड दी है। ठीक है, 2x n की एक ग्रिड दी है। इससे मतलब तुम्हारे पास 2 रोज है और n कॉलम्स है ना, मतलब 2 into n का रेक्टेंगल मान लो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और मैंने तुम्हें डोमिनोज दिए हैं ऑफ साइज 2x1। ठीक है, डोमिनोज है ऑफ साइज 2x1। अब ये तुम्हारे ऐसे भी हो सकते हैं और ये तुम्हारे ऐसे भी हो सकता है, मतलब 2 रो 1 कॉलम की, ये साइज है, ये शेप नहीं है ना। या फिर ऐसा 8 रो 8 कॉलम और 2 रो। ठीक है, जैसे भी समझ लेना, वर्टिकल पार्टीशन, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, रो कॉलम, जैसा भी समझ लो। तो डोमिनोज ऑफ साइज 2x1, इससे ये इसका आप कैसे भी ले सकते हो। ये 2x n शेप है, तो ये तो प्री डिफाइंड हो गया कि ये ग्रिड तुम्हारी एक ही तरह से। तो तुम्हें बस मुझे ये बताना, नंबर ऑफ वेज टू टाई, नंबर ऑफ वेज टू टाई आवर ग्रिड, कितने तरीकों से मैं इस ग्रिड को भर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो सवाल है, अगेन दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, है ना। तो यार मैंने बोला एक 2x n की ग्रिड है, तो वो कुछ ऐसी दिखती होगी।
ये दो रो हो जाए, रो 1 रो 2, और ये हो जाए मेरे n कॉलम्स। ठीक है, दीज आर माय n कॉलम्स। तो कॉलम 1 2 3 4 ऐसे 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 ये nth कॉलम होता है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n। अब हो सकता है यार 8 डोमिनो या तो ऐसे आ रहा हो, या 8 डोमिनो जो है ऐसे आ रहा हो। ठीक है, दो सीन बनते हैं, राइट? यही दो सीन बनते हैं ना कवर करते टाइम। कंप्लीटली कवर वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ ना, मतलब एक कॉलम जो है फुल्ली कवर हो जाए। अगर मान लो मैं सिर्फ वैसा रखता एक को, तो अभी क्या कुछ कवर हुआ है क्या? लेट्स से मैंने ऐसे रखा होता, सिर्फ ऐसा, तो ये कंप्लीट कवर नहीं होता। 1 क्रॉस 2 से लेट्स से मैं कवर करता, तो ये कंप्लीट कवर नहीं होता, राइट? क्योंकि एक ही कॉलम कवर हुई है इसमें से, और बाकी ये तो अभी भी अनफिल्ड है। तो फिर मुझे एक और कवर लगाना पड़ता, तो मैं बोलता कि हाँ, एक मेरा जो है कंप्लीट कवर हुआ है। तो यही दो तरीके हैं कंप्लीट कवर करने के, समझ रहे हो? चलो और अच्छे से समझना है और बेसिक में जाने, तो एक एग्जांपल ले लो। 2 क्रॉस 4 का मान लो डोमिनो ले लिया, 2 क्रॉस 4 की ग्रिड ले ली। ये हो गई 2 क्रॉस 4 की ग्रिड। इसमें लेट से मैंने 8 डोमिनो डाला, इसमें लेट से मैंने 8 डोमिनो डाल दिया ऐसा। ठीक है, तो अब मेरे बात बताना, ये पूरा था 2 क्रॉस 4 का, और मैंने इतना कवर कर दिया, इतना पार्ट अनकवर्ड है। ये इतना पार्ट कितना है मेरा बेटा? 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो ये इसकी मैं बोल सकता हूँ सबस्ट्रक्चर है ना, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 क्रॉस 4 2 क्रॉस 3। अब लेट से मैंने बोला ऐसे में है, क्योंकि मैं डोमिनो से दो ही तरह से अरेंज कर सकता हूँ। मैंने 8 डोमिनो ऐसे लगा दिया, तो इतना तो मेरा 2 क्रॉस 2 हो गया, और इतने का मैं क्या बोलूँ? ये तो मेरा 1 क्रॉस 2 हो गया, विच इज नॉट द पैटर्न। तो यार इसको भी कवर करना पड़ेगा, और इसको मैं कवर कर भी सकता हूँ, क्योंकि डोमिनो तो ऐसे ही है। तो हाँ, अब मेरे पास सही बात है, अब ये 2 क्रॉस 2 बन गया। तो ये चीज हमेशा होती होगी ना, जब मैं एक्सटेंड करता जाऊंगा, समझ रहे हो? ये चीज ये एक्सटेंड होगी ना आज। तो क्या मैं लिख पा रहा हूँ कि an अगर 2 क्रॉस n के लिए नंबर ऑफ वेज था, तो अगर मैंने टाइल ऐसी रखी, तो अब मेरे पास 2 क्रॉस n माइनस 1 की ग्रिड बचेगी, जिसको टाइल करने के लिए नंबर ऑफ वेज क्या है? an माइनस 1। और अगर मैंने दो ग्रिड्स रख दी, या दो डोमिनोज रख दी, तो नंबर ऑफ वेज हो जाए an माइनस 2। बस यही सा आंसर है ना? ये तो तुमसे IUTM ने पूरा रिकर्शन सॉल्व कराया था, और इससे अपन ने मेथड भी पता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, तो मेरे पास 3 वैल्यूज सबके लिए चीजें होनी चाहिए ना। तो n इक्वल टू 1, मतलब सेकेंड डिग्री नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 है ना, तो an स्क्वायर प्लस, लेट्स से, हाँ, तो मेरे पास दो दो वैल्यूज होनी चाहिए, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए मैं मैन्युअली कैलकुलेट करूंगा कितने वेज है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है पता है आपको? क्योंकि जब हम ये इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, तो ऐसी बनेगी। इसमें मैंने सॉल्व करा, तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इससे रूट्स आई थिंक तुम्हें पता ही है क्या बनते हैं। ठीक है, इससे रूट्स आते तुम्हारे पास 1 प्लस माइनस √5/2 की पावर n। ठीक है, यही आते हैं ना? हाँ, यही आते हैं। तो तुम ऐसे लिख सकते हो C1 टाइम्स 1 प्लस √5/2 की पावर n, प्लस C2 टाइम्स 1 माइनस √5/2 की पावर n। ये है तुम्हारा an का एक्सप्रेशन बनेगा, और तुम्हें ये C1 C2 फाइंड आउट करना है। तो उससे लिए हमें n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना? मतलब A1 A2 हमें दो कोई भी वैल्यू पता हो,
तो ऑब्वियसली बात है, जो सबसे इजी आप काउंट कर सकते हो वो A1 A2 के लिए। तो अगर मेरे पास 2x1 की ग्रिड है तो वह ऐसी दिखेगी, राइट। तो इसको टाइल करने के कितने वेज है? एक ही तरीका है, ऐसे में तो लगाओगे नहीं। 2x1 की अगर ग्रिड है तो ऐसे वाले तो तुम लगाओगे नहीं स्लैब, तो एक ही तरीका है। 2x मतलब A1 1 है और A2 की क्या वैल्यू आएगी मेरे भाई? फिर A2 की वैल्यू अब 2x2 कर दिया ना, अब 2x2 कर दिया तो ऐसा कुछ आएगा। 2 रो 2 कॉलम, मतलब बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा 4, है ना। ये हो जाएगा 2x2। और इसमें बढ़ने के लिए कितने वेज है? एक तो ये वाला तरीका हो गया और एक ये वाला तरीका हो गया, और किसी तरीके से बढ़ सकते हो? एक तरीका और है बढ़ने का। नहीं, क्या, एक तो ये हो गया कि ऐसे दो लगा दिए, है ना। कैसे दो लगा दिए? ऐसे वाले, मतलब 4 ये वाले बढ़ दिए। एक तो ये वाला मेथड हो गया बढ़ने का। एक क्या कर सकते हो तुम बढ़ने के लिए? ऐसे लगा सकते हो। एक क्या कर सकते हो? ये लगाया और ये लगाया, और ऐसे हैं दो, तो 4। A2 की वैल्यू 4 आएगी। अब ये वैल्यूज रख के तुम्हें C1 और C2 फाइंड आउट कर लेना है ना। दैट इज अनदर रिकर्शन का सवाल। ठीक है, एक और कराते हैं आप। an is number of binary strings of length n an is number of binary strings of length n, ठीक है, such that one is not in string, one is not in string, मतलब डबल वन नहीं होना चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ वन इज नॉट इन स्ट्रिंग, मतलब ऑब्वियसली ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है ना, फिर भी दो वन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो फिर बाइनरी स्ट्रिंग क्या होती है? ऐसी स्ट्रिंग जो 0 या 1 से बनी है। अपन ने बाइनरी पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना, नंबर सिस्टम। तो 0 और 1 से कंपोज्ड, 0 1 कंपोज्ड नंबर, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 0 और 1 से बना। मैंने बोला लेट अस कंसीडर, ये मेरी इस तरह से n बिट्स की जो है स्ट्रिंग है, ठीक है, n बिट्स की स्ट्रिंग है, या n लेंथ की स्ट्रिंग है ना, बिट्स तो अभी बिट्स बाइट्स छोड़ो, n लेंथ की स्ट्रिंग है। तो कोई भी दो वन साथ में नहीं आने चाहिए, राइट। तो अब तो मैं रिपीटिंग सब स्ट्रक्चर तो देख ही रहा होगा। एक तो इजी है कि अगर मैंने इधर फिल कर दिया फिर ये रिपीटिंग सब स्ट्रक्चर है, राइट। मैंने बोला अगर मैंने यहाँ पे 1 से फिल किया, यहाँ पे मैंने 1 फिल किया, तो अब मेरे पास ये वाली लेंथ की एक प्रॉब्लम है। मानते हो मेरी बात? यहाँ पे 1 फिल करा तो ये वाली प्रॉब्लम है, और ये वाला तो फिक्स्ड हो गया है। यहाँ पे तो 1 आएगा नहीं, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो ये चीज तो फिक्स हो गई। तो अब ये कितने लेंथ का बचा? अब मुझे यहाँ से अगेन फिल आउट करना स्टार्ट करना है। तो दो अगर मैंने भर दिए तो रिपीटिंग सब स्ट्रक्चर अभी कितने का बचा? ये n-2, जिससे मैं बोल दूंगा a ऑफ n-2। नेक्स्ट केस मेरा क्या हो सकता है? मैंने यहाँ पे ना 0 भर दिया, तो अब मैं यहाँ पे चाहे 1 भरूं या 0 भरूं, मेरी मर्जी। इसका मतलब ये मेरी अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई ऑफ स्ट्रिंग ऑफ n-1 लेंथ।
तो ये कितने लाइन की होगी, a ऑफ n माइनस वन। तो क्या हो जाएगा मेरा इसका आंसर, a ऑफ n बराबर, या तो ये वाला केस था a ऑफ n माइनस वन, या फिर ये वाला केस था a ऑफ n माइनस वन, या फिर ये वाला केस था a ऑफ n माइनस टू। और कोई केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जी सब रिपीट होंगे ना वापस से, ये मुझे समझ आ गया। और अगेन अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आई नीड सम इनिशियल वैल्यूज, राइट, आई नीड सम इनिशियल वैल्यूज। तो लेंथ n है, तो n इक्वल टू 1 और 2 के लिए मैंने बोल दिया, लेट्स से n इज इक्वल टू 1 है, तो कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स बनेंगी, दो बनेगी भाई, 1 या 0। n इक्वल टू 2 है, तो 1 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, एंड 0 0 हो सकती है, तो 3 बनेंगी। तो मेरे पास a1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2, और a2 की वैल्यू बेटा कितनी है 3। अब मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे पता है an का फॉर्मूला तो यही आएगा, c1 टाइम्स 1 प्लस रूट 5 बाई 2 की पावर n प्लस c2 टाइम्स 1 माइनस रूट 5 बाई 2 की पावर n। अब इसमें से मुझे c1 और c2 निकालना है, तो मैंने लेट से n की जगह 1 डाला, तो ये बनेगा c1 टाइम्स 1 प्लस रूट 5 बाई 2 प्लस c2 टाइम्स 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 2 है, और नेक्स्ट मैंने डाला 2, तो c2 टाइम्स 1 प्लस रूट 5 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c2 टाइम्स 1 माइनस रूट 5 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 3। तो आई थिंक यहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, c1 प्लस c2 बाई 2 प्लस रूट 5 टाइम्स c1 माइनस c2 बाई 2। हालांकि ये तो तुम यहीं से कर सकते हो सॉल्व, बराबर 2 है ना। अब डायरेक्टली आप इसे जीरो नहीं बोल सकते, c1 c2 हमने रियल्स ले रखे ना, ऐसा नहीं रैशनली हो सकता है रूट 5 इंटू दिस बन के ये रैशनल हो जाए, तो आपको ये फुल इक्वेशन सॉल्व करनी है। और यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, c1 टाइम्स 6 प्लस 2 रूट 5 बाई 2 बाई 4 प्लस c2 टाइम्स 6 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, ये बराबर 3 है ना। अब आपको पता ही है कि मेरे पास जो भी इरेशनल पार्ट है वो जीरो है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट जीरो करके c1 इक्वल टू c2 बोल सकता हूँ। तो मेरे पास c1 इक्वल टू c2 आई थिंक 2 आ जाएगा, राइट, और वो 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा, तुम्हारे पास an की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 1 प्लस रूट 5 बाई 2 की पावर है प्लस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 की पावर है ना। यहाँ पे जो मैं बोल दिया था ना पहले कि जीरो नहीं कर सकते इरेशनली, ऐसा नहीं है, इरेशनल का कोएफिशिएंट ही जीरो ना, रूट 5 का कोएफिशिएंट जीरो है, तो रूट 5 का कोएफिशिएंट बन ही नहीं रहा, दैट्स व्हाई दिस इज जीरो। तो an इज दिस थिंग, ठीक है। अब तुम बोल रहे सर अभी तक तो आपने जितने करे सभी एक तरह से फिबोनाची में कन्वर्ज हो रहे थे, उतना तो मजा आया नहीं। मैंने बोला चलो दो सवाल करा दो, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कराते हैं, तो अब आपको लगा हाँ थोड़ा सा अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब 1 1 1 should not be in string, should not be in string। अब तुम लोग का थोड़ा ज्यादा सोचने लगा, क्यों, क्योंकि अब 1 1 अलाउड है ना। तो अब तुम ये सोचो कि अलाउड क्या है, मुझे 0 भरना अलाउड है, 0 1 अलाउड है, 1 भरना अलाउड है, 1 0 अलाउड है, 1 1 अलाउड है, 0 0 तो ऑब्वियसली अलाउड है। मतलब अगर मेरे पास ये n लेंथ की स्ट्रिंग है, ये अगर मेरे पास n लेंथ की स्ट्रिंग है, तो अब मान लेते इसलिए bn नंबर ऑफ वेज है ना, 1 1 1 ना हो, इसलिए मैंने दिया bn आर द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व। तो पहले मैंने 0 भरा, अब तो प्रॉब्लम ओपन एंडेड है कि हाँ यहाँ पे मैं कुछ भी भरूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो bn माइनस 1 आ जाएगा। लेट से मैंने यहाँ पे 1 भरा तो भी प्रॉब्लम ओपन एंडेड ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन 1 0 में कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। तो bn माइनस 1 दो बार आएगा, समझे।
इधर से भी bn-1 ही आया है ना। अगेन इधर मैंने 1 भर दिया तो अगेन bn-1 ही बन रहा है, देख लो रिपीटिंग सबस्ट्रक्चर। तो 2 वाले तो bn-1 का कोएफिशिएंट 2 आएगा, ऐसा लग रहा है। और फिर तो केस ले नहीं सकते, फर्स्ट प्लेस हमने भर दी, फिर मैंने बोला 0, अब मैंने बोला सेकंड, अब मैंने बोला 0 से तो मैंने ले लिया ना, ये केस मुझे परेशान कर नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे वापस 0 करूँ या 1 डालूं, मैंने काउंटर कर लिया। अच्छा, ये bn-1 तब बना जब मैं यहाँ 0 डालूंगा, राइट। लेट्स से यहाँ मैं 1 डालूंगा तो डिफरेंट केस होगा, तो ये गलत है, इसलिए मैं bn-1 नहीं बोलूंगा ना, ये समझना मेरी बात। अगर मैंने लेट्स से यहाँ पे 0 डाला तो एक अलग केस है, और यहाँ पे 1 डालता तो एक अलग केस है। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता तो यहाँ पे तो मुझे 0 ही डालना है, और ये बनता मेरा bn-3, ये समझ रहे। और अगर मैं मान लो यहाँ पे 1 डाल के 0 डालता तो अब बनता bn-2, समझे समझे। यहाँ पे अगर मैंने 0 डाला तो मैं 0-1 कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने 1 डाला, यहाँ अब सेकंड प्लेस में मैं क्या डालता, ये चीज हाईली डिपेंड करती है। अगर मैंने यहाँ 0 डाल दिया तो मेरे पास अब ओपन एंडेड है ये वाला सवाल। मैंने यहाँ 1 डाला, यहाँ 1 डाला, तो यहाँ तो 0 ही डालना है, आगे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, तो वहां से bn-3 आएगा। तो bn में मेरे पास बेसिकली क्या क्या आया, तो bn-1 आया, 8 bn-2 आया, 8 bn-3 आया, और भी कुछ आ सकता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। स्टार्टिंग 0 से अपन ने देख लिया था, राइट। स्टार्टिंग 0 से तो कोई दिक्कत नहीं है, और वहां आप कुछ भी डालते रहो, यहाँ 1010 कुछ भी डालो, दिक्कत। ठीक है, तो यही चीज है जो समझ में आनी चाहिए आपको। लेट मी सी, और भी केस तो नहीं बनता है यार। नहीं, इसका और कोई केस मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनता है ना। यस, दिस इज द ओनली केस, और ऑब्वियस था। ठीक है, so this was the basically विकास गुप्ता सर की किताब की प्रॉब्लम है ना। These are the some of the very common question of recursions, है ना। एक लास्ट सवाल देखते हैं and then we will be done with PNC and we will move on to the next topic, binomial theorem, जो बहुत ज्यादा important होता है ना। Fifth and the last question is, ये काफी अच्छा सवाल है ना। an is, देखो मान लो तुम्हें मैंने क्या दिया है, n लाइंस दी है ना, n लाइंस दी है, नो टू आर पैरेलल, कोई भी 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, एंड नो 3 आर कॉन्करेंट, कोई भी 3 लाइन सेम पॉइंट पे आके मिक्स नहीं होगी, है ना, मिलेंगी नहीं। तो तुम्हें बताना है नंबर ऑफ रीजन्स दीज लाइंस में। अब ये सवाल मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों, ये सवाल यार तुम्हें बहुत जगह मिल भी जाएगा, और आई थिंक ये तुम्हें खुद सोचना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी एक अच्छी हिंट दे रहा हूँ, हिंट भी तभी देना जब सवाल एकदम नहीं बन जाए। 2 लाइन बनाई तो ऐसे आए, तीसरी लाइन तुम देखो ऐसे ड्रॉ करो, ये किसी 2 से पैरेलल नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब ये इससे इंटरसेक्ट हुई और ये इससे इंटरसेक्ट हुई तो इसने एक एक रीजन एक्स्ट्रा बना दिया। तो ऐसे ही लेट से मैंने n-1 लाइंस बनाई जो आपस में कभी हॉरिजॉन्टल नहीं थी, चलो वर्टिकली बना दी, इस टाइप से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन nth लाइन डाली जो सबको काटती जा रही है ना। इसी अलाइनमेंट में किसी तरह ला रहा हूँ सबको। तो जब
एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है तो एक एक्स्ट्रा रीजन आता है। तो थिंक अबाउट व्हाट विल बी द रिकर्शन, है ना, ये मैंने बता दिया। और एक एक्स्ट्रा रीजन ये इधर, लेट्स से चौथी लाइन आती, चौथी लाइन अगर मुझे बनानी होती तो मैं कैसे बनाता, ऐसे बनाता या थोड़ा सा और ऐसे बना लेता, राइट। तो चौथी लाइन से काट, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते, और कितने रीजन्स इंट्रोड्यूस करती वो तुम सोचो। और इस तरह से जैसे अपन ने सब स्ट्रक्चर बनाए उस तरह से देखना है ना, इसमें ड्राइंग इंपॉर्टेंट है ना। तो इतना ही रखते हैं रिकर्शन का लेक्चर, बहुत ज्यादा अपन डीप नहीं जाए, क्योंकि डीप में जाने के लिए फिर, है ना, उतना जेई का स्कोप के बाहर हो जाता है ना। आपको जेई के स्कोप में रह के डेप्थ में जाना है, ऐसा नहीं कि आप डेप्थ 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 जा रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में जाते जा रहे हो। सारे सब्जेक्ट्स को टाइम ले तभी सही से होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।